स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के इतिहास की वीडियो सीरीज़ में। पिछले वीडियो में हमने देखा था छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सूबा शासन व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न सूबेदारों की बात की थी काफ़ी विस्तार में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होने वाली है या ब्रिटिश शासन आने वाला है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। ठीक है, तो 1818 से लेकर 1830 तक छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन रहेगा। ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी जिससे कि छत्तीसगढ़ में मराठा साम्राज्य समाप्त हो गया और ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई? इसके पीछे हम कारणों की चर्चा पहले कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो आज का वीडियो होने वाला है किस पे? छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन को लेकर। समय आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1818 से 1830 ईस्वी। देखिए, पहला कारण कि क्यों ब्रिटिश शासन आया छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, 22 मार्च 1816 को नागपुर के भोसला राजा रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो गई और इसका फ़ायदा उठाया किसने? अप्पा साहब ने। वो नाम हमने देख रखा था। तो नागपुर के भोसला गद्दी को हथियाने के लिए अप्पा साहब ने क्या किया? 27 मई 1816 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली। और किसी भी देशी रियासत के द्वारा अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली जाती थी, इसका मतलब ये था कि वह देशी रियासत या साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन आ जाता था। ठीक है, इतनी बातें समझ लीजिए। और उस समय अंग्रेजों की तरफ से सहायक संधि करने वाले कौन थे? जेनिकिंस। यह जो जेनिकिंस थे नागपुर देशी रियासत के अंतर्गत या नागपुर के अंतर्गत रेसिडेंट थे। ठीक है, अब ये रेसिडेंट पद क्या होता है? तो रेसिडेंट आपको ध्यान में रखना है, एक मुख्य अंग्रेज अधिकारी होता है उस देशी रियासत का प्रशासनिक व्यवस्था संभालने के लिए। ठीक है, एक मुख्य अंग्रेज अधिकारी उस देशी रियासत के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने के लिए या व्यवस्था करने के लिए रेसिडेंट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रेसिडेंट उस समय कौन थे? जेनिकिंस। नाम भी हमने सुन रखा है। तो पहले कारण के रूप में हम ये ध्यान रख सकते हैं कि रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो गई। एक अच्छा उत्तराधिकारी ना होने के कारण अप्पा साहब ने फ़ायदा उठाकर यह कर लिया। ठीक, और सहायक संधि के द्वारा एक तरीके से नागपुर साम्राज्य चला गया ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत। दूसरा कारण देखिए, अप्पा साहब का पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र। अब देखिए, सहायक संधि तो पहले ही कर लिया था, लेकिन अप्पा साहब ऐसा आदमी था जो किसी के अंदर रह के काम नहीं करना चाहता था। तो इसने क्या किया? अंग्रेजों के अंतर्गत काम ना करना पड़े, इस उद्देश्य से पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचा। ठीक, और उसके परिणाम स्वरूप सीताबर्डी जो नागपुर में है, युद्ध हुआ अप्पा साहब और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें अप्पा साहब हार गए और उन्हें रातों रात नागपुर खाली करके जाना पड़ा। ठीक है, तो एक तरीके से भैया अंग्रेजों से सहायक संधि करके कुछ शासन तो करने मिल रहा था नागपुर में, लेकिन विद्रोह कर दिया बाजीराव द्वितीय के साथ मिलकर, ये भी चला गया, नागपुर भी चला गया। हालांकि उसके बाद भी अंग्रेजों ने थोड़ी दया भाव दिखाकर अप्पा साहब को शासन करने का अधिकार दे दिया, लेकिन अब उनकी जो अधिकार क्षेत्र थे वो और कम कर दिए गए और यह बर्दाश्त नहीं हुआ फिर से। तो फिर से अप्पा साहब ने क्या किया? गोंड राजाओं के साथ मिलकर, जमींदारों के साथ मिलकर फिर से अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचा और अंतिम रूप से फिर अप्पा साहब को पूर्ण तरीके से हटा दिया गया। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। और एक तरीके से सीताबर्डी युद्ध के बाद जो मैंने कारण बताया, अप्पा साहब का पतन माना जाता है। अप्पा साहब के पतन के बाद बचते हैं रघुजी तृतीय, जो रघुजी द्वितीय के कौन थे? नाती। ठीक, लेकिन रघुजी तृतीय जो है वह अल्पवयस्क थे, गद्दी संभालने की परिस्थिति में नहीं थे। इसका फायदा उठाया अंग्रेजों ने। ठीक, तो तीसरा कारण क्या होने वाला है? रघुजी तृतीय की अल्पवयस्कता। ठीक, तो अब भोसला के उत्तराधिकारी रघुजी तृतीय ही नियुक्त किए जाएंगे या घोषित किए जाएंगे। कब? 26 जून 1818 को। लेकिन इनकी अल्पवयस्कता के कारण रघुजी तृतीय के बदले या रघुजी तृतीय के एजेंट के रूप में ही अंग्रेज अधीक्षक छत्तीसगढ़ में शासन करेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए, नीचे मैंने एक लाइन लिखा हुआ है, भोसला राजा के एजेंट के रूप में ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त किए गए छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। भोसला राजा कौन? रघुजी तृतीय। अल्पवयस्क थे, संभालने की परिस्थिति में नहीं थे। ठीक है, और इन ब्रिटिश अधीक्षकों को आदेश कौन देता था? ब्रिटिश रेसिडेंट जो नागपुर में थे। कौन? जेनिकिंस। तो ब्रिटिश रेसिडेंट जेनिकिंस के आदेश पर ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त हुए।
तथा आदेश प्राप्त होने पर वो कोई भी कार्रवाई छत्तीसगढ़ के अंतर्गत करते थे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक, ये पॉइंट नोट करिएगा। भोसला राजा के एजेंट के रूप में ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त किए गए, जिन्हें ब्रिटिश रेजिडेंट के द्वारा आदेश प्राप्त होते थे कोई भी निर्णय लेने के लिए। आगे देखिए, अब हमको ब्रिटिश अधीक्षकों की बात करनी जो छत्तीसगढ़ में नियुक्त हुए थे। पहले हैं एडमंड। देखिए, ये जितने भी ब्रिटिश अधीक्षक हैं इनको क्रम से जमाने बोलता है कि पहले ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे, उसके बाद कौन आए, इन्हें क्रम से जमाइए इनके कालक्रम के अनुसार। वैसे ही जैसे पिछले वीडियो में हमने सूबेदार देखे थे, कौन से सूबेदार का क्रम क्या है, किस प्रकार है, उनको क्रम से जमाइए, यह भी पूछा जाता है। तो एक तरीके से सूबेदार हो गए, ब्रिटिश अधीक्षक हो गए, आगे जिलेदार आएंगे। इनको क्रम से जमाने वाले जो प्रश्न होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और प्रश्न एग्जाम में आए भी हुए, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, पहले ब्रिटिश अधीक्षक एडमंड, इनका कार्य क्या था, शांति व्यवस्था स्थापित करना छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। चूँकि हमको पता है कि सूबा शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में काफ़ी अराजकता का, शोषण का माहौल था, काफ़ी लूट मची हुई थी, ठीक, और अशांति का माहौल था पूरे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। तो सबसे पहले ब्रिटिश अधीक्षक को यही कार्य सौंपा गया कि जो भी अशांति फैली हुई छत्तीसगढ़ के अंतर्गत उसे कम किया जाए और शांति व्यवस्था स्थापित की जाए, ठीक, ये ध्यान में रखेंगे। इनके संबंध में एक और बात ध्यान में रखिए, 1818 ईस्वी में इसके समय डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह, किस अधीक्षक के समय हुआ था, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह एडमंड के समय हुआ था, ठीक, जिसे एडमंड के द्वारा ही शांत करा दिया गया था। दूसरे अधीक्षक के रूप में आपको ध्यान में रखना जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है एगेन्यू। बहुत सारी बातें इनके संबंध में हमको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, इनका समय मैंने नहीं लिखा है कितना, एडमंड का कुछ समय ही रहकर ये चले गए, कुछ महीने ही इन्होंने शासन के अधीक्षक के रूप में। तो ध्यान रखिए, 1818 में स्थापित हुआ, 1818 में पहले अधीक्षक आएंगे और 1818 में ही कुछ महीने रहकर चले जाएंगे। तो 1818 से ही शुरुआत हो जाएगी फिर से किसकी, द्वितीय ब्रिटिश अधीक्षक की, जिनका नाम था एगेन्यू। 1818 से 1825 तक ये अधीक्षक के रूप में कार्य करेंगे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, तकरीबन 7 साल का समय। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने ये किया कि राजधानी परिवर्तित करके रायपुर ले आए। इसके पहले राजधानी रतनपुर चल रही थी, जैसे हम देखें मराठा साम्राज्य, ठीक, या कलचुरी की बात करें तो कलचुरी के समय से राजधानी चल रही थी रतनपुर सागर की कलचुरी की बात कर रहा हूँ। फिर इन कलचुरियों को हटा के मराठा साम्राज्य स्थापित हुआ, उनकी भी राजधानी रतनपुर रही, ठीक। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही ब्रिटिश नियंत्रण आया और ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत जो द्वितीय अधीक्षक हुए, उन्होंने राजधानी रतनपुर से परिवर्तित करके क्या कर दी, रायपुर कर दी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और स्थायी रूप से यहीं से ही हम माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर यहाँ से रही थी वर्तमान तक, क्योंकि जितने भी अंग्रेज अधिकारी आए थे उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ की यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया था, जिसमें उन्होंने रतनपुर और रायपुर दोनों का वर्णन किया था। और हर किसी ने यही कहा है कि रतनपुर की अपेक्षा रायपुर जो है वो काफ़ी बड़ा शहर है, काफ़ी व्यापारी वर्ग रहते हैं, बहुत सारे पक्के मकान हैं और बहुत बड़ा शहर है। इस प्रकार से रायपुर का व्याख्यान किया है बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों ने। तो यह भी एगेन्यू ने फील किया कि भाई रायपुर राजधानी काफ़ी बड़ी है, मतलब रायपुर जो क्षेत्र है या शहर है काफ़ी बड़ा है रतनपुर की अपेक्षा। साथ ही साथ एक और कारण यह भी था रायपुर को राजधानी बनाने के पीछे, और वो ये था कि रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ के सेंटर में था, मध्य में था, तो कहीं भी आने जाने के लिए एक सहूलियत के तौर पे भी देखा गया रायपुर को, यह भी एक कारण था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब एक चीज़ देखिए, अगला कार्य क्या किया इन्होंने, 27 परगने घोषित किए गए थे इसके पहले, जैसे हम देखते हैं सूबेदारी व्यवस्था के अंतर्गत। तो 27 परगनों का सीमांकन करके 8 परगने बनाए इन्होंने। 27 परगनों को क्या कर दिया, 8 परगनों में तब्दील कर दिया। और कौन कौन से 8 परगने थे, रतनपुर, रायपुर, पुरानी राजधानी रतनपुर, नई राजधानी रायपुर, ये ध्यान रहेगा। राजरो या राजहरा तीसरा, धमतरी, दुर्ग, धमधा, नवागढ़, खरौद। याद करना बहुत ही ईजी है, बड़े आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा। तो इस प्रकार कुल 8 परगने होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही एक और परगना बना दिया गया जिसे बालोद कहते हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 9 परगने हो गए, शुरू में 8 और आखिरी में 1, तो यहाँ पर लिखा है प्लस बालोद, कुल 9 परगने हो गए, ठीक। अगला कार्य देखिए, इनके समय धमधा के गोंड राजाओं का विद्रोह हुआ। डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह एडमंड के समय, धमधा के गोंड राजाओं का विद्रोह एगेन्यू के समय। प्रश्न आ भी चुका है कि किस ब्रिटिश अधीक्षक के समय धमधा के गोंड राजाओं का विद्रोह हुआ था, प्रश्न आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। एगेन्यू के समय धमधा के गोंड राजाओं का विद्रोह हुआ और उन्होंने शांत कराया।
साथ ही साथ एक और बात ध्यान में रखना है, वो ये है सोना खान के जमींदार के द्वारा कुछ भूमि, खालसा भूमि हड़प ली गई थी, जिसको वापस करने के लिए एगेन्यू ने उस जमींदार को बाध्य किया। तो लिखा हुआ है सोना खान के जमींदार को हड़पी खालसा भूमि वापस करने को बाध्य किया एगेन्यू ने। ठीक, चलिए आगे बात देखते हैं एगेन्यू के संबंध में। बस्तर और जयपुर के मध्य कोटपाड़ परगने संबंधी विवाद को सुलझाने में सफल रहे। जैसा कि हमको पता है कोटपाड़ संधि के बारे में हमने बात किया था जब हम काकतीय वंश पढ़ रहे थे। तो एक तरीके से कोटपाड़ संधि के अंतर्गत जो कोटपाड़ परगना था वो जयपुर, उड़ीसा के जयपुर राज्य को दे दिया गया था, शासक को दे दिया गया था। ठीक है, दरियाव देव द्वारा यह संधि किया गया था। लेकिन उसके बाद भी यह जो कोटपाड़ परगना है ये विवाद का केंद्र बना रहा। किसके मध्य? बस्तर और जयपुर के मध्य। और इस तरीके से बस्तर के राजाओं द्वारा आग्रह किया जाता था बार बार ब्रिटिशों से कि भैया यह विवाद जो है यह सुलझा दीजिए। तो अंतिम रूप से फिर क्या किया एगेन्यू ने? बस्तर और जयपुर के मध्य जो कोटपाड़ परगना संबंधी विवाद था उसको सुलझाने में सफल रहे। कौन? एगेन्यू। अगला देखिए कौन कौन सा अन्य विद्रोह हुआ इनके समय में, एगेन्यू के समय में। महारसिया नामक एक व्यक्ति थे जो जमींदार परिवार से संबंध रखते थे, नवागढ़ के जमींदार परिवार से संबंध रखते थे, उनका विद्रोह हुआ। बस नाम याद रख लीजिए, महारसिया नामक व्यक्ति नवागढ़ जमींदार के परिवार के अंतर्गत आने वाले, उनका विद्रोह हुआ। ठीक, लेकिन बड़े आसानी से इनको शांत करा दिया गया एगेन्यू के द्वारा। दूसरा, यह प्रश्न आ चुका है सावंत भारती का विद्रोह या सावंत भारती मामला। ठीक है, तो यह सावंत भारती का विद्रोह या मामला जो है यह भी एगेन्यू के समय का है, यह आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ परलकोट विद्रोह 1824, ये आपको याद होगा मैंने बताया है, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? गेंद सिंह। पूरा पढ़ रखा है हमने। ठीक है, तो देखिए क्या समय चल रहा है, 1818 से 1825, और परलकोट विद्रोह हुआ था 1824 में। तो एक तरीके से छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक इस समय एगेन्यू थे और उसी समय परलकोट विद्रोह भी हुआ। इस तरीके से भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में सैन्य कार्य के लिए यह सैनिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए 3000 घोड़े की व्यवस्था इन्होंने की। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फैक्ट के तौर पे पूछा जा सकता है कभी भी कि सैनिक कार्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए 3000 घोड़े इन्होंने निर्धारित किए। ठीक, आगे देखिए अगला पॉइंट, इसने छत्तीसगढ़ में सैनिक और असैनिक अधिकार एक ही व्यक्ति में केंद्रित करने की अनुशंसा की रेसिडेंट से। ठीक है ना, ये जितने भी अधीक्षक नियुक्त हो रहे हैं किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? नागपुर में जो रेसिडेंट बैठा है, ठीक है, कौन? जेनकिंस, उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या आग्रह किया गया कि भैया जो यहाँ पर अधीक्षक नियुक्त होगा ना, उनको सैनिक और असैनिक दोनों अधिकार प्रदान कर दिए जाएं। ऐसा इन्होंने अनुशंसा की त्याग पत्र देते हुए। मतलब इन्होंने 1825 में त्याग पत्र दे दिया और अपने त्याग पत्र में ये बात कही। ठीक, एक अनुशंसा की। क्लियर है क्या? और अभी जो नागपुर में रेसिडेंट चल रहे हैं वो कौन चल रहे हैं? जेनकिंस। ठीक, ये बात आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि जब रेसिडेंट चेंज होंगे मैं बताऊंगा कौन होंगे। तीसरे, ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में आपको ध्यान रखना है कैप्टन हंटर। 1825 में कुछ महीने ही रहे और इनके संबंध में कोई विशेष बात नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है तीसरे अधीक्षक के रूप में नाम, बस कैप्टन हंटर। ठीक है, चौथे अधीक्षक के रूप में नाम याद रखिए सैंडिस, 1825 से 1828। ठीक, और फिर 1827 में नए रेसिडेंट नियुक्त हो गए विल्डन। और ये देखिए अधीक्षक रेसिडेंट के अंतर्गत या उनके आदेश का पालन करते थे और ये रेसिडेंट किसको रिपोर्ट करते थे? भारत के गवर्नर जनरल को। ये बात ध्यान में रखिएगा। मतलब सबसे ऊपर अधिकारी पूरे भारत के गवर्नर जनरल, जब हम भारत इतिहास में पढ़ते तो जानेंगे। ठीक, उसके बाद हर एक देशी रियासत के लिए नियुक्ति किए गए अधिकारी के रूप में कौन? रेसिडेंट। और किसी क्षेत्र विशेष में शासन करने के लिए कौन? अधीक्षक। क्लियर है? तो गवर्नर जनरल, फिर देशी रियासत के अंतर्गत कौन? रेसिडेंट, और रेसिडेंट के अंतर्गत अधीक्षक। क्लियर है बातें? तो जेनकिंस के बदले अब कौन आ जाएगा? नया रेसिडेंट नागपुर में। नागपुर की बात चल रही है, विल्डन। ठीक,
सैंडिस के संबंध में देखिए बातें, ध्यान होगा देखिए कि एगेन्यू ने जाते जाते क्या किया, एगेन्यू जाते जाते रेसिडेंट से मांग की थी कि सैनिक और असैनिक अधिकार दे दी जाए एक ही व्यक्ति को, मतलब अधीक्षक को। तो इनका परिणाम मिल गया किसको, सैंडिस को, फायदा पहुंच गया। और इस तरीके से सैंडिस को ज़्यादा अधिकार प्राप्त हुए इनके आने वाले पूर्व अधीक्षकों की अपेक्षा। और ये जो सैंडिस थे खुद एक सैनिक अधिकारी भी थे, ये ध्यान रखिएगा। सैंडिस जो थे ना एक सैनिक अधिकारी भी थे और अधिक अधिकार संपन्न थे। जैसे कि मैंने कहा इनको दोनों प्रकार से शक्तियां प्राप्त हो गई, अधिकार प्राप्त हो गए। कौन कौन से, सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त हो गए सैंडिस को। क्लियर है? तो सैनिक अधिकारी जो अधिक अधिकार संपन्न थे पूर्ववर्ती अधीक्षकों की अपेक्षा। दूसरा देखिए कारण इनके संबंध में बातें, इन्होंने अंग्रेजी कैलेंडर जारी किया। मतलब अभी तक हिंदू या मुस्लिम कैलेंडर चल रहा था, तो उन कैलेंडरों को हटाकर अंग्रेजी कैलेंडर जारी किया और अंग्रेजी भाषा को जो भी सरकारी कामकाज था उसका माध्यम बना दिया सैंडिस। महत्वपूर्ण है ये फैक्ट, आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न आ सकता है कि किस अधीक्षक ने सरकारी कामकाज का जो माध्यम था उसको अंग्रेजी बना दिया, तो ध्यान रखना है कौन, सैंडिस। ठीक है, अगली बातें देखिए, छत्तीसगढ़ में डाक तार का विकास भी इसी के समय हुआ था। महत्वपूर्ण है ये भी फैक्ट, प्रश्न बड़े आसानी से बन सकता है कि छत्तीसगढ़ में डाक तार का विकास किस ब्रिटिश अधीक्षक के समय हुआ, तो ध्यान रखना है सैंडिस। क्लियर? और फिर 1826 ईस्वी में अंग्रेजों और रघुजी तृतीय के मध्य संधि हुई। संधि ये हुई कि भाई एक प्रैक्टिकली मतलब एक प्रयोग के तौर पे रघुजी तृतीय को नागपुर के शासन का अधिकार मिलना चाहिए। मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस के लिए एक प्रयोग के रूप में रघुजी तृतीय को नागपुर की गद्दी प्रदान की गई, जब उनके सत्ता संचालन का अधिकार दिया गया रघुजी तृतीय को। तो ये जो संधि हुई ये कब हुई, 1826 में। किसके साथ, किसके समय, सैंडिस के समय। लेकिन संधि किसके साथ होगी, ध्यान रखिए, नागपुर में जो बैठे हैं रेसिडेंट उसके साथ होगी। छत्तीसगढ़ में किसका अधीक्षक के रूप में कौन था, सैंडिस। ये दो बातें बनती है। इस संधि के समय सैंडिस थे छत्तीसगढ़ में अधीक्षक और रेसिडेंट है नागपुर में विल्डन, ठीक, मुख्य अधिकारी के तौर पे। क्लियर है इतनी बातें? अगले पांचवें अधीक्षक विल्किंस 1828, ठीक, इनके संबंध में भी कोई बात ध्यान में नहीं रखनी, बस याद रखना है पांचवा जो अधीक्षक था विल्किंस। छठवा क्रॉफर्ड, छठवा क्रॉफर्ड 1828 से 1830, मतलब जब तक ब्रिटिश नियंत्रण समाप्त नहीं हो जाता। तो देखिए क्या हुआ, 27 दिसंबर 1829 ईस्वी को संधि के अनुसार एक संधि हुई कि जिसमें ब्रिटिश नियंत्रण या ब्रिटिश सत्ता का हस्तांतरण किसको कर देना था वापस, भोसला राजा को। क्योंकि एक जो कारण था, क्या जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो ये था कि जो रघुजी तृतीय की अल्पवयस्कता थी वो वाला कारण जो था अब वो जा चुका था। रघुजी तृतीय हो चुके थे वयस्क। अब संधि के अनुसार रघुजी तृतीय को मतलब भोसला को वापस सत्ता का हस्तांतरण करना था। तो क्या हुआ, 27 दिसंबर 1829 को एक संधि हुआ। उस संधि के अनुसार 6 जून 1830 को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया गया वापस नागपुर के भोसला को, ठीक है, मतलब रघुजी तृतीय को। और वापस से फिर से 1830 में, मतलब 6 जून 1830 में या इस समय से ब्रिटिश शासन से वापस सत्ता मिल जाएगी किसको, मराठों को, मतलब नागपुर के भोसलों को। अब चूंकि नागपुर के गद्दी पर फिर से आ गए कौन, भोसला, तो छत्तीसगढ़ में भी अब नियंत्रण फिर से स्थापित हो जाने वाला है किसका, भोसलों का, ठीक। तो 1830 में इस प्रकार से ब्रिटिश शासन का अंत हो गया या समाप्त हो गया, ठीक है। फिर से 1830 से आ जाएंगे कौन, भोसला शासक छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे फिर से भोसला शासक के बारे में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, जिसमें जिलेदार नियुक्त किए जाएंगे अब छत्तीसगढ़ के शासन को संभालने के लिए भोसलों द्वारा, जिलेदार, ठीक है। तो अगले वीडियो में देखेंगे जिलेदारी व्यवस्था छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो भोसलों साम्राज्य का ही अंग है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।